हे एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। शुरू करेंगे आज की क्लास को सेकेंड एडिटोरियल के साथ, द हिंदू के टाइम फॉर एक्शन। आजकल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, तो इसका अपने को फ़ायदा लेना है। जब जब ये आर्टिकल्स पब्लिश होंगे अपने इनको कवर करेंगे, ताकि 5-10 ऐसे आर्टिकल्स पढ़ करके आपका एनवायरमेंटल थीम का आरसी आप अच्छे से समझ पाएँ। शुरू करेंगे आज की क्लास को अपने क्विज के साथ में। दीज आर योर क्वेश्चंस, इसी क्लास के ऊपर बेस्ड हैं। पूरे मन से क्लास को लो और क्लास के अंत में आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ बच्चे इन क्लासेस में नए आते हैं द हिंदू के लेक्चर में, और उनसे द हिंदू पढ़ा नहीं जाता। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, चैनल के होम पेज पे जाएं और इस छोटी सी वीडियो को चला करके देखें। वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर चैनल खोलना है आपने यूट्यूब पे, और इस पर वीडियो रखिए वाईटी एडिटोरियल क्लासेस का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे लें। यहाँ से आप सीख पाएंगे कि द हिंदू अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कैसे अपनी जर्नी को शुरू किया जाए। साथ ही इस चैनल के ऊपर, इसी प्लेलिस्ट के ऊपर, इसी होम पेज के ऊपर आपको कई प्लेलिस्ट मिलेंगी, जैसे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट। यहाँ पे पूरी ग्रामर आपको करवाई गई है स्ट्रक्चर्ड मैनर में। नीचे राइटिंग स्किल्स की, फिर और नीचे जाएंगे तो आपको ईडियम्स और फ्रेजेस, वन वर्ड्स की भी मिल जाएंगी। तो चैनल आपका रिसोर्स है, जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें लिया जाए, है ना। चलिए, कह रहा जी टाइम फॉर एक्शन, वक्त आ गया है एक्शन लेने का, कार्रवाई करने का। अब कौन सा एक्शन लिया जाएगा? कॉन्क्रीट एक्शन मस्ट टेक सेंटर स्टेज इन क्लाइमेट मिटिगेशन। कह रहे जो कॉन्क्रीट एक्शन है, कॉन्क्रीट क्या होता है? कंक्रीट सुना होगा ना आपने भाई, कंक्रीट से सड़क बनती है बजरी में मिला करके। कंक्रीट यानी एक मजबूत चीज़, जिससे आप कोई बढ़िया अच्छी सी सीमेंट वाली कोई मजबूत चीज़ बनाते हैं कंक्रीट से। वही कंक्रीट से अपने इंग्लिश में कॉन्क्रीट बोलते हैं किसी चीज़ को जो बहुत मजबूत हो, सॉलिड हो, ठोस हो। कह रहा है जी सॉलिड एक्शन हमें लेना होगा, सॉलिड एक्शन को लेना होगा सेंटर स्टेज यानी फोकस का पॉइंट क्लाइमेट मिटिगेशन में, क्लाइमेट को नरम बनाने के काम में। मिटिगेशन वर्ड आप समझते हैं अच्छे से, किसी चीज़ को नरम या आसान बनाना। क्लाइमेट खराब होता जा रहा है ना, धुआं बढ़ रहा है, जितनी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, अगर उसको हम थोड़ा सही कर देंगे तो क्लाइमेट मिटिगेट करेंगे। और क्लाइमेट मिटिगेशन में कॉन्क्रीट एक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है। बातें करने से काम नहीं होगा, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। समझ गए? चलिए, कॉन्क्रीट एक्शन सब्जेक्ट है आपका ग्रीन कलर में, कॉन्क्रीट एडजेक्टिव है, एक्शन एक नाउन है, वर्ब है इसकी मस्ट टेक। व्हेन समथिंग टेक्स अ सेंटर स्टेज, इसका मतलब आप स्टेज के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं, आप ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ही पे सबकी नज़र है। समझ गए ना? तो एक्शन को सेंटर स्टेज लेना होगा, एक्शन ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। नई वोकैब शीट आ चुकी है और नए फॉर्मेट में डिटेल में वोकैब को देखेंगे। वीकली और मंथली आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा वीडियो के साथ में इन पूरी वोकैब शीट्स का। स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए जरूर से डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको ऐप पे मिलेगा राइटिंग का कोर्स, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। इस प्रीमियम कोर्स में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं लगभग 60 घंटों में, किसी भी एग्जाम के लिए। 50,000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, लिखना सीख चुके हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स एज वेल। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा, जिसमें यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीएससी का सारा सिलेबस आपको इंग्लिश का कवर करवाते हैं। सी सेट से लेकर के आरसी, आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द मिशन यूपीएससी कोर्स एज वेल। एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सारा सिलेबस एसएससी बैंकिंग का आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ में कवर करवाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, पहला वर्ड है ऑफ सेट या सेट ऑफ। अगर इसको विजुलाइज करना हो तो तराजू होता ना, तराजू, इसके एक तरफ आपने रख दिया 1 किलो का बाट और दूसरी तरफ क्या रखोगे? 1 किलो का सामान।
जब दोनों चीजें बराबर होंगी, तराजू बराबर होगा, तो आप ऐसा कह सकते हैं इस सामान ने इस बाट को, इस वजन को ऑफसेट कर दिया, बराबर कर दिया। बराबरी में भरपाई करने को बोलते हैं ऑफसेट करना। काउंटर बैलेंस करना भी इसको बोल सकते हैं। ऑफसेट के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। एक तो सेट ऑफ, ऑफसेट की ही दूसरी फॉर्म है। सेट ऑफ करना, ऑफसेट करना ऑलमोस्ट एक ही बात है, एक ही वर्ड के आगे पीछे वाले फॉर्म्स हैं। दूसरे इसके सिनोनिम्स हैं मेक अप फॉर करना, कंपेंसेट करना, कैंसल आउट या निगेट करना, बैलेंस करना। योर वर्च्यूज कैन नॉट ऑफसेट योर वाइसेस। आपके वर्च्यूज, आपके गुण, आपकी अच्छाइयाँ बराबरी नहीं कर सकती हैं, भरपाई नहीं कर सकती हैं आपके वाइसेस की, आपके पापों की या बुराइयों की। तो बुराई का अलग है और अच्छाई का अलग है, दोनों चीज़ें आपस में कभी भी बराबर नहीं होती हैं। चलिए, ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट इज एंटेल। एंटेल, देखिए एन जो रूट है ना, ये एक प्रीफिक्स है जो नाउन्स को वर्ब बनाने में यूज किया जाता है। जैसे वर्ब है, जैसे नाउन है विजन, विजन मतलब देखना, इसके आगे एन लगा दिया, एन विजन। एन विजन का मतलब है कोई सोच, है ना, कोई पिक्चर जो आपके दिमाग में आए, है ना, उसको दिमाग में लाना, विजुलाइज करना। विजन मतलब नज़र, एन विजन मतलब विजुलाइज करना। तो ये एन जो है ना, ये लगाया गया टेल के आगे। टेल का मतलब होता है पूंछ। अगर एंटेल किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को पूंछ बना के अपने पीछे लाएंगे, आपके साथ साथ वो चीज़ आने ही वाली है, आप उस तरफ लीड टू करेंगे। थोड़ा मेक सेंस किया ये चीज़? चलो मैं इसको समझाता हूँ एक जो है सेंटेंस के जरिए। रिसेशंस ऑफ्टन एंटेल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। रिसेशंस अक्सर पूंछ बना के पीछे ले आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को। रिसेशन का जब जानवर आगे आगे जाएगा तो उसकी पूंछ में बेरोजगारी और महंगाई जो है साथ साथ एंटेल होती हुई आएगी। तो एंटेल को आसान भाषा में रिजल्ट इन या लीड टू करना भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको याद रखना चाहें, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। ये जो मैं गहराई में जाता हूँ, आपको पूंछों तक खींच के ले जाता हूँ, इसलिए ले जाता हूँ वर्ड कैसे बने हैं तोड़ करके याद किया जाए, बड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद वर्ड्स को दिमाग में बिठाना, है ना। अगला वर्ड अपने पास एश्यू। एश्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। जो काम आप पहले करते थे, अगर आप उसको छोड़ दें तो आप उसको एश्यू कर रहे हैं। स्टे अवे फ्रॉम, शाई अवे फ्रॉम, अवॉइड या शन, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बिल्कुल इसका अल्टरनेटिव होगा किसी चीज़ को अपना लेना, एम्ब्रेस कर लेना, मेंटेन कर लेना, स्पाउस कर लेना। अ सिविलाइज सोसाइटी शुड एश्यू वायलेंस। एक सभ्य समाज को त्याग देना चाहिए वायलेंस को या हिंसा को। एश्यू एक वर्ब है, इससे नाउन बनता है एश्यूअल, जिसको आप त्याग बोल सकते हैं, सेक्रीफाइस बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एनविसेज। देखिए विजन से बना है विसेज और आगे लगी हुई है एन रूट। बताया था ना आपको, एन रूट क्या करती है, प्रीफिक्स नाउन्स को वर्ब बना देता है ना। टेल से एनटेल, विजन से एनविजन। चलिए विसेज का मतलब होता है विजन से ही बना है रूट भी, आपकी नज़र, दृष्टि। और एनविसेज का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ को विजुलाइज करना, दिमाग में उसको सोचना। जैसे मैं आपको बोलूँ हाथी, तो आपके दिमाग में भी हाथी आ जाएगा, तो आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं। हिंदी बोलते हैं परिकल्पना करना। पिक्चराइज करना, एनविजन करना, इमेजिन करना, अज्यूम करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस वर्ब इन द आर्टिकल टुडे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनविसेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनदर पैंडमिक। बड़ा मुश्किल है एनविसेज करना, परिकल्पना करना या सोचना दिमाग में कॉन्सिक्वेंसेज या नतीजों को एक और पैंडमिक के, एक और महामारी के। एक तो हमने झेल ली, दूसरी के बारे में सोचना भी मुश्किल है, अगर आएगी तो क्या करेंगे। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, ब्रेक करके आपने देख लिया। लास्ट वर्ड है जी अपना कंक्रीट, वही वाला कंक्रीट जो आपको समझाया था। भाई कंक्रीट होती है रोड़ी बजरी, जिससे चीज़ें मजबूत बनाई जाती हैं। और अगर कोई चीज़ ठोस है, मजबूत है, सॉलिड है, तो एडजेक्टिव फॉर्म में वो कंक्रीट हो जाती है। कॉन्क्रीट स्टेटमेंट, कॉन्क्रीट एविडेंस, मजबूत सा एविडेंस, है ना। टेंजिबल और सब्सटेंशियल मजबूत चीज़ों के सिनोनिम्स हैं। और कंक्रीट का बिल्कुल उल्टा है, जो चीज़ मजबूत ना हो, इनटेंजिबल हो, इनसब्सटेंशियल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो। यू नीड अ कंक्रीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या स्टडी प्लान टू क्रैक दिस एग्जाम। आपको एक मजबूत और ठोस तैयारी के स्ट्रेटजी की ज़रूरत है या स्टडी प्लान की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, पेपर को पास करने के लिए।
चलिए कंक्रीट, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे, ऑलरेडी यू हैव सीन इट। अब आते हैं अपने आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा गया है। समरी देखो यही है, ये जो क्लाइमेट है ना, इस पे बातचीत चल रही है 25 सालों से, मीटिंग्स होती हैं हर साल, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, और कुछ फैसले भी लिए गए हैं अलग अलग मीटिंग्स में। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, बातचीत होती है और बात खत्म हो जाती है, फिर ये अगले साल फिर मिल लेते हैं। सारे टारगेट्स हमारे धरे के धरे रह गए हैं, 20-20, 30-30 साल से हमने क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स को मिस कर दिया है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि बातचीत बंद करके एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हो सकता है ये आखिरी मौका हो हमारे पास, है ना, एक्शन लेने का, इसके बाद चीज़ें हाथ से निकल जाए। टोन आज की अर्जेंसी दिखा रहा है कि कुछ करना चाहिए। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, नेक्स्ट वीक विल बी द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन कंट्रीज गेट इनटू अ हडल फॉर एन एनुअल 2 वीक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। कह रहा है जी, अगला हफ्ता विल बी दैट टाइम, होगा वो वक्त। कौन सा वक्त होगा भाई? साल का वो वक्त होगा ऑफ द ईयर का जब क्लाइमेट पे बातचीतें शुरू होती हैं, जब कंट्रीज जो हैं गेट करती हैं एक हडल में। हडल का मतलब होता है मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, जब देश जो हैं एक कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन क्यों करते हैं, कब करते हैं? एनुअल 2 वीक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को, हर साल 2 हफ्ते होने वाली क्लाइमेट पे होने वाली मीटिंग को। तो अगले वीक वो वक्त आ चुका है 2 हफ्ते वाली मीटिंग का। और ये कब होगी, कहाँ होगी? इन अजरबैजान कैपिटल बाकू, यहाँ पे होने वाली है बाकू में। और क्यों होगी? टू लगा के बता रहा है, टू फाइन ट्यून ग्लोबल एक्शन ऑन ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग। फाइन ट्यून करने के लिए, रिकैलिब्रेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हमारे दुनिया भर के एक्शन को, हरकत को, कार्रवाई को ऐसी ग्लोबल वार्मिंग पे जो ह्यूमन कॉज्ड है, जो इंसान ने की है, इंसान की वजह से हुई है। तो हर साल 2 हफ्ते के लिए सभी कंट्रीज मिलकर के बातचीत करती हैं कि क्या करना है। और अगला हफ्ता यही 2 हफ्ते वाला हफ्ता है, सब कंट्रीज मिलेंगी अजरबैजान में, बाकू में, और ग्लोबल वार्मिंग पे अपने एक्शन को एडजस्ट, मॉडिफाई या फाइन ट्यून करने के ऊपर बातचीत करेंगी। नेक्स्ट वीक आपका सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, विल बी इसकी वर्ब है, कंट्रीज अगेन सब्जेक्ट है, गेट इनटू, गेट इसकी वर्ब है। गेट इन अ हडल, हडल का मतलब होता है मीटिंग। जो चौपाल बैठती है ना अपने गाँव वाम में, हुक्का पीते हैं, ताश खेलते हैं बड़े बूढ़े, हडल होती है वो। तो इनफॉर्मल मीटिंग को हडल बोलते हैं। अगर यू आर गेटिंग इनटू हडल मतलब आप चौपाल लगा करके बैठेंगे। चलिए, फाइन ट्यून करना, किसी चीज़ को एडजस्ट करना, रिकैलिब्रेट करना इसको बोलते हैं। मैंने लिखा नहीं है, याद रखना। अब देखो 2 चीज़ें हैं देखने वाली। ये जो 2 वीक है, वीक्स नहीं लिखा हुआ है 2 लगने के बावजूद, हफ्ते तो 2 हैं लेकिन फिर भी वीक लिखा हुआ बिना एस के। तो भाई साहब ये कॉन्सेप्ट शायद कल की या परसों की क्लास में अच्छे से करवाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखी है उस क्लास को लें और चेक करें ये 2 वीक क्यों लिखा हुआ, और जिन्होंने ली है फटाफट से उसको रिवाइज करें। ठीक है, परसों या कल की क्लास में अच्छे से करवाया हुआ है, चेक कर लेना। और दूसरा, ह्यूमन कॉज्ड, जो चीज़ ह्यूमन ने कॉज की है यानी इंसान की वजह से हुई है, तो उसके लिए एक 1 वर्ड अंग्रेजी में यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, इंसान को बोलते हैं एंथ्रोप, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है, एंथ्रोप। और इंसान ने कॉज की है यानी इंसान से पैदा हुई है, पैदा होने को बोलते हैं जेनेसिस, तो इसको बोलेंगे जेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमंस के द्वारा हुई। अगर कोई चीज़ वायरस की वजह से हुई है तो उसको बोलते हैं पैथोजेनिक। ठीक है, तो ऐसे जेनिक जो है प्रीफिक्स लगा करके कौन सी चीज़ किसकी वजह से पैदा हुई है आप उसको बता सकते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक याद रखना, 1 वर्ड है। यू विल सी दिस 1 वर्ड इन योर क्विज टुडे, क्लास के अंत में आप इसको देखेंगे। कह रहा है जी, टू हैव एनी चांस एट कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स फ्रॉम एक्सीडिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, मल्टीपल साइंटिफिक असेसमेंट्स हैव सेड दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मस्ट पीक बिफोर 2025। अब बता रहे हैं कि साइंस क्या कहता है। साइंस ये कहता है जी कि रखने के लिए, हैव करने के लिए कोई भी चांस को, कोई भी मौके को, और किस चीज़ का, वो है कीप करने का, बनाए रखने का, दुनिया भर के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सी से एक्सीड करने पे। ठीक है ना भाई, 1.5 डिग्री सी से ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना। 1.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है। अब ये कब से बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, वो आपको आगे बताएगा।
कह रहा है जी अगर कोई मौका आपको रखना है ना अभी भी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपका टेम्परेचर ना बढ़े, और ये है प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का, इंडस्ट्री जब आई थी 100-150 साल पहले उससे पहले के लेवल का। कह रहा है इसके लिए बहुत सारी साइंटिफिक असेसमेंट्स हो चुकी हैं, वैज्ञानिक जो हैं अनुमान लगाए गए हैं, और उन्होंने ये बताया है, दे हैव सेड, कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन का धुआं जो है, इस एमिशन को पीक कर जाना चाहिए, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाना चाहिए 2025 तक। 2025 के बाद में बढ़े नहीं घटे, 2025 जो है मैक्सिमम पीक का लेवल हो। और कब कब जो है एट द लेटेस्ट, लेट से लेट में 2024 के बाद से घटना शुरू हो जाए तो वो भी अच्छी बात है, 25 तो मैक्सिमम है। कह रहा है जी एंड डिक्लाइन 43% बाय 2030, फिर ये 2025 से 30 के बीच में 43% से डिक्लाइन हो जाए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप 1.5 डिग्री सेल्सियस में धरती को गर्म होने से रोक देंगे। अब ये आधा 10 डिग्री सेल्सियस में ही सुनामी आ जाती है ना, तो 1.5 डिग्री पे इन्होंने अपने असेसमेंट को रखा हुआ है। सेंटेंस का मीनिंग समझ गए? चलिए, मल्टीपल साइंटिफिक असेसमेंट्स सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी हैव सेड, इन असेसमेंट्स ने, इन अनुमानों ने बताया है। गैस एमिशंस की वर्ब है मस्ट पीक, पीक करना यानी किसी चीज़ के मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचना, पहाड़ की चोटी पे पहुंचना। और दूसरी वर्ब है मस्ट डिक्लाइन, एमिशंस को डिक्लाइन होना होगा 43% 2030 तक। कह रहा है जी हाउएवर समिंग अप ऑल द कलेक्टिव कमिटमेंट्स बाय कंट्रीज to reduce their greenhouse gas emissions would lead to only a 2.6% decline in global greenhouse gas emissions by 2030। अब कह रहा है ये तो होना चाहिए था, हुआ क्या? कह रहा है जी हालांकि हुआ ये कि अगर आप सम अप कर दें, जोड़ दें सारे के सारे कलेक्टिव कमिटमेंट को, मिले जुले वादों को अलग अलग कंट्रीज़ के, और वादे हैं रिड्यूस करने के, कम करने के अपने देश में पोल्यूशन को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। कह रहा है अगर अमेरिका से लेकर के युगांडा तक, इंडिया से लेकर के चाइना तक, सभी कंट्रीज़ ने जो भी वादे आज तक किए हैं उनको अगर आप जोड़ भी देना तो ये वादे भी लीड करेंगे सिर्फ 2.6% डिक्रीज की तरफ दुनिया भर के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में 2030 तक। तो करना था 43%, हमने अभी तक सोचा है 2.6% करने का, और ये भी हो सकता है वादा हम पूरा करें या ना करें, ये तो बाद की बात है, देखा जाएगा 2030 के बाद। अच्छा, और क्या हुआ जी इसके बाद? कह रहा है जी कंपेयर टू 2019 लेवल्स, ये है 2019 लेवल के कंपैरिजन में 2.6% का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होगा। चलिए, समिंग अप यानी सब चीज़ों को सम अप कर देना, जोड़ देना, सब्जेक्ट है आपका। वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनी हुई है, जिरन कहलाती है। वर्ब है इसकी वुड लीड। और कुछ देखने वाला है? चलो, कह रहा है जी सेव फॉर 2020, द ईयर ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, ग्लोबल एमिशंस हैव ओनली इंक्रीज्ड एवरी ईयर विद 53 बिलियन मेट्रिक टन्स एमिटेड इन 2023। कह रहा है जी सेव फॉर कर दे 2020 को। सेव फॉर और कुछ नहीं है, इसका मतलब है एक्सेप्ट फॉर, छोड़ करके। कह रहा है जी छोड़ करके 2020 को, जो साल था कोविड पैंडमिक का, कह रहा है इसको छोड़ देना तो ग्लोबल एमिशंस जो हैं, दुनिया भर में पोल्यूशन के जो लेवल हैं वो सिर्फ इंक्रीज ही हुए हैं हर साल, एवरी ईयर। और ये सारा काम हुआ है जी 2023 की, आपको कहानी बता रहा है। 53 बिलियन मेट्रिक टन्स जो हैं, इतना धुआं एमिट किया गया पूरे साल में। तो एमिशंस बढ़ रहे हैं, घट बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। ग्लोबल एमिशंस हैव इंक्रीज्ड, दे हैव ओनली इंक्रीज्ड। चलो, फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो गया, आपको करंट सिचुएशन इसने बता दी, हमारी मंशा क्या है और हम कर क्या रहे हैं। बातें खूब की हैं लेकिन काम जो है ना के बराबर हुआ है। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, अब रीजंस बताएगा आपको इसके। गिवन दैट मोस्ट रिच कंट्रीज आर लोथ टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस ऑन देयर लाइफस्टाइल एंड पुअर डेवलपिंग कंट्रीज एस्पायर टू बी रिच, द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन एनविसेज्ड इज दैट द डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो रिच while eschewing the proven fossil fuel led trajectory। अब इस पूरी लाइन में ना सॉल्यूशन भी है और समस्या भी है। जो समस्या है ना वही सॉल्यूशन है हमारा। सॉल्यूशन ये है जी, देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट ज़्यादातर जो अमीर देश हैं यूरोप के, यूएस, कह रहे ज़्यादातर जो अमीर देश हैं वो लोध हैं
LOATHE, लोध होना, किसी चीज के लिए अनिच्छुक होना, नाराजी होना या तैयार होना। कह रहा है जी ज्यादातर जो अमीर देश है वो बिल्कुल भी राजी नहीं है, तैयार नहीं है, अनविलिंग है कि वो कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ समझौता करें अपने लग्जरी लाइफस्टाइल से। कह रहा है पहली बात तो ये, उनको चाहिए अच्छी गाड़ियां, बढ़िया है ना, अच्छे इंजन वाली जिसमें धुआं निकलता हो। उन्होंने बोला हमने पैसा कमाया है, अमीर देश है हम तो मजा लेना चाहते हैं अपनी जीवन का। कह रहा है जी देखते हुए इनके इस अनिच्छा को, लोध को। कह रहा है दूसरी चीज, कह रहा है जी और जो पूरर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एस्पायर करती हैं, महत्वाकांक्षाएं रखती हैं कि रिच हो जाएं हम भी, भारत जैसी या चाइना जैसी कंट्रीज। कह रहे इन दोनों चीजों को देखते हुए ना सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो एनविसेज्ड है, जिसको सोचा गया है, वो इज ये है दैट वो ये कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, गरीब देश जो हैं, वो ग्रो करें, रिच हो जाएं। ग्रो, रिच करना यानी फलना फूलना, अमीर बनना। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं अमीर बनने के रास्ते पे चलती जाएं, और कब, जब वो एश्यू कर दें, छोड़ दें, त्याग दें प्रूवन फॉसिल फ्यूल लेड ट्रेजेक्ट्री को, उस रास्ते को, ट्रेजेक्ट्री को जो प्रूवन है, जो साबित है अमीर बनने के लिए, और जो फॉसिल फ्यूल लेड है, जो कि कच्चे तेल के ऊपर निर्भर है। तो गरीब देश ये बोलते हैं भारत जैसे कि हमें धुआं छोड़ने दो, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हमें भी अमेरिका यूरोप के बराबर आना है। और अमीर देश बोलते हैं तुम्हारे धुएं की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, और खुद ये धुआं छोड़ चुके हैं 200 साल अमीर देश, तभी अमीर हुए हैं। तो झगड़े को, इस झगड़ा यही है ना, अमीर बोलते हैं गरीबों को तुम धुआं कम छोड़ो, गरीब बोलते हैं अमीरों को कि तुमने कम ज़्यादा छोड़ा था, अब तुम उसकी भरपाई करो। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि गरीब देश ग्रो, रिच करें, आगे बढ़ें, लेकिन अपने फॉसिल फ्यूल ट्रेजेक्ट्री को छोड़ दें, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाएं। सेंटेंस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, प्यार से पढ़ा रहा हूं, एक एक वर्ड को ब्रेक करके, है ना। कंट्रीज की वर्ब है आर, लोध होना, अनिच्छुक होना, अनविलिंग होना किसी चीज के लिए। कंट्रीज की वर्ब है एस्पायर, एस्पायर करना यानी महत्वाकांक्षा रखना, किसी काम को करने की ख्वाहिश रखना, इसी से वर्ड बना हुआ है एस्पिरेशन, ठीक है। सॉल्यूशन की वर्ब है इज, सॉल्यूशन दैट इज एनविसेज्ड, जिसको सोचा गया है, एनविजन किया गया है, विजुलाइज किया गया है। डेवलपिंग कंट्रीज की वर्ब है ग्रो, ग्रो रिच करना, फलना फूलना, बड़ा होना, एश्यू करना, त्याग देना, छोड़ देना किसी चीज को। चलिए, गिवन और गिवन दैट वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार हो चुका है, आज रिपीट नहीं कर रहा हूं। जब पूरा क्लोज लगा हो तो गिवन दैट का इस्तेमाल हो, जब सब्जेक्ट वर्ब दोनों आ जाए, क्लोज लगा हो तो गिवन दैट का इस्तेमाल हो, अगर सब्जेक्ट वर्ब ना आ रहे हो तो सिर्फ गिवन का इस्तेमाल हो। गिवन और गिवन दैट मतलब देखते हुए इस चीज को। यही फॉर्मूला प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट पे भी लगता है, याद रखना। गिवन इज इक्वल टू प्रोवाइडेड और गिवन दैट इज इक्वल टू प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट। कह रहा है जी हाउएवर द कोस्ट दैट डीज इंटेल, अब ये बीच में लिखा हुआ डैश से डैश का मैं छोड़ रहा हूं, इसको अलग कर दो, इसको बाद में पढ़ेंगे। कह रहा है जी हाउएवर द कोस्ट दैट डीज इंटेल रिमेन द प्रोवर्बियल बोन ऑफ कंटेंशन। अब कह रहा है इसमें समस्या क्या है, समस्या ये है जो कोस्ट है, जो कीमत है इस काम को करने की, फॉसिल फ्यूल की ट्रेजेक्ट्री को छोड़ करके ग्रो करने की, रिन्यूएबल एनर्जी के सहारे जो है अमीर बनने की। कह रहा है ये जो कोस्ट है ना, जो ये जरूरी बनाता है ये काम, जिसको ये इंटेल करता है, कह रहा है वो कोस्ट बनी हुई है बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, जो प्रोवर्बियल है, जो कही जाने वाली है। मतलब यही वो वेल नोन झगड़े की जड़ है कि गरीब देश रिन्यूएबल एनर्जी लाए कहाँ से, ग्रो तो करेगा, उससे अमीर तो हो जाएगा, लेकिन सोलर पैनल का खर्चा कौन उठाएगा, समझ गए ना। चलो, अब ये बीच में बताया हुआ कोस्ट किस चीज की है, ऑफ शिफ्टिंग टू क्लीनर बट लैंड इंटेंसिव एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कह रहा है ये कोस्ट है शिफ्ट करने की, साफ तरीके से चलने वाली, लेकिन लैंड इंटेंसिव और रिलेटिवली एक्सपेंसिव, तुलनात्मक तौर पे महंगी रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। समझ गए ना। लैंड इंटेंसिव मतलब बहुत बड़े स्केल पे लैंड पे लगाई जा सके सोलर पैनल, जिसमें लैंड पूरी कवर हो जाती है ना। क्लीन है, धुआं नहीं निकलेगा, पर कंपैरेटिवली रिलेटिवली थोड़ा महंगा भी है। इस कोस्ट को उठाएगा कौन, यही झगड़ा है, यही सारी बोन ऑफ कंटेंशन है। चलिए सेंटेंस समझ में आ गया। कोस्ट की वर्ब है रिमेन, दिस कोस्ट रिमेन द प्रोबेबल बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़, इसको
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं। प्रोवर्बियल मतलब कही जाने वाली, भाई झगड़े की जड़ जो अपने बोलते हैं ना, वो कही जाने वाली जड़ यही है। चलिए, दीज की वर्ब इंटेल। चलिए, रिलेटिवली कंपैरेटिवली के बाद में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाए हमेशा। रिलेटिवली फास्टर गलत हो जाएगा। तुलनात्मक तौर पे कोई चीज़ अगर फास्ट है और तेज है तो फास्टर लिख दो, रिलेटिवली कंपैरेटिवली लगा करके फास्टर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर फास्ट लिखो, क्योंकि यहाँ पे तुलना कंपैरिजन ऑलरेडी इन वर्ड्स में होता है। याद है ना कॉन्सेप्ट आपको? अगर यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव लिखा होता रिलेटिवली के साथ, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एरर वाला कॉन्सेप्ट बन जाता। कह रहे जी, इन 2009 एट द क्लाइमेट समिट इन कोपेनहेगन, developed countries agreed to fund developing countries $100 billion annually। कह रहे जी, इस पे बातचीत हुई झगड़े पे, इस पूरी कोस्ट पे, और 2009 में जो कोपेनहेगन में समिट हुआ था क्लाइमेट का, आज से कितने 15 साल पहले, कह रहा है उसमें अमीर देश जो हैं अग्री भी हो गए थे कि वो फंड करेंगे, पैसा देंगे भारत जैसे गरीब देशों को, ब्राज़ील, चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को हर साल $100 बिलियन। और कब तक देंगे? बाय 2020 तक। और किस नाम पे देंगे? एज क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पे या इस खर्चे पे। और क्यों? टू इनेबल दिस ट्रांजिशन, ताकि वो इनेबल कर सकें, हम जैसे कंट्रीज़ को सक्षम बना सकें इस ट्रांजिशन के लिए, इस बदलाव के लिए, कच्चे तेल से रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आने के लिए। तो 2009 में समझौता हो चुका है कि गरीब देशों को अमीर देश मिलकर हर साल $100 बिलियन देंगे, ताकि हम गरीब देश, समझ गए ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के सारे अमीर हो सके। चलिए, कंट्रीज़ की वो है अग्रीड, ट्रांजिशन यानी बदलाव। कह रहा हुआ क्या इसका, इस वादे का क्या हुआ? कह रहा जी, दो इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज सपोज टू रेटिफाई इफ दीज फाइनेंस गोल्स हैव बीन मेट। कह रहा है हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ही है, इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स जो सपोज्ड है, एक्सपेक्टेड है, जिससे ये आशा है कि वो रेटिफाई करे, वो वेरीफाई करे इस चीज़ को कि इफ़ ये सारे फाइनेंस गोल्स मीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का काम है कि 2009 में जो वादा किया था $100 बिलियन का हर साल, पिछले 15 सालों में $1500 बिलियन सही में पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। कह रहा है जहाँ तो ऐसा है, हालांकि ऐसा है, फिर भी अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस and delays in financial crediting system have led to considerable angst। कह रहा है फिर भी जो एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, जो है क्लैरिटी की जो कमी है डेफिनेशन को लेकर के, परिभाषा को लेकर के क्लाइमेट फाइनेंस की, और जो डिलेज हैं, जो देरियां हैं फाइनेंशियल क्रेडिटिंग सिस्टम में, पैसे को लेन देन के सिस्टम में, है ना, इस मद में जो पैसा आना है उसमें जो देरियां हो रही हैं। कह रहे ये दोनों चीज़ें लीड टू कर गई हैं बहुत ज़्यादा आंक्स की तरफ, कंसीडरेबल गुस्से की तरफ अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, गरीब देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में। दैट दीज गोल्स हैव बीन फार फ्रॉम मच, कि ये जो गोल्स हैं सारे के सारे मीट करने से कोसों दूर हैं, फार फ्रॉम मेट हैं, अभी इनके आसपास भी हम नहीं पहुँचे। तो अमीर देश बोलते हैं कि अच्छा वो पैसा हमने आपको दिया था ना, वो $100 में गिन लेना, $100 बिलियन में। कोई परिभाषा नहीं है ये $100 बिलियन किस नाम से आएंगे। हो सकता है आए ये किसी और नाम से, है ना, किसी कंट्री को हथियार खरीदने के लिए दिए गए हों, फिर वो अमीर देश बोलते हैं अच्छा उसको क्लाइमेट में गिन लेना। तो कोई परिभाषा नहीं होने की वजह से, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से, और पैसे में देरी होने की वजह से गरीब देशों में आज भी बहुत गुस्सा है, और वो यही कहते हैं कि ये $100 बिलियन हर साल का जो गोल है ये मीट होने से कोसों दूर है। और यूनाइटेड नेशंस का काम था, संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि वो इस चीज़ को वेरीफाई करता क्या सच में पैसा दिया गया है। चलिए, इट की वो इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ही है दैट इज सपोज टू, जो सपोज्ड है, जो एक्सपेक्टेड है, रेटिफाई करना, किसी चीज़ को वेरीफाई करके उस पर ठप्पा लगाना, ऐसा समझ लो, ठीक है, ठप्पा लगाना। अच्छा, फाइनेंस गोल्स की वो हैव बीन मेट, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड डिलेज, इन दोनों की वो हैव लेड टू। आंक्स का मतलब होता है गुस्सा किसी चीज़ को लेकर के, गोल्स की वो हैव बीन मेट। कह रहे जी, द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2016 रिक्वायर्स दैट कंट्रीज डिसाइड ऑन अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल
या NCQG बिफोर 2025। कह रहा है जी फिर 2009 के बाद क्या हुआ, ये तो 9 में हुआ था, ये वादा तो पूरा हुआ नहीं। फिर इन्होंने 2016 में पेरिस एग्रीमेंट में फ्रांस में भी जब मीटिंग हुई उसमें ये रिक्वायर कर दिया, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि कंट्रीज मिल करके डिसाइड करें एक नए गोल के लिए, NCQG के लिए 2025 से पहले। इनके टारगेट भी ऐसे होते हैं, 2016 में बात कर रहे हैं 2025 की, कि 2025 से पहले पहले अपना गोल डिसाइड करें। और कह रहा है जी कैसा होगा, विद $100 बिलियन एज अ बेस वैल्यू, जिसकी बेस वैल्यू होगी $100 बिलियन, यानी $100 बिलियन से ऊपर ऊपर के गोल्स बनेंगे। कह रहा है जी देन देर इज ऑल्सो ए क्विबल फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। कह रहा है जी फिर जाकर के देखा जाए तो एक और क्विबल भी है, एक और डिस्प्यूट भी है। क्विबल का मतलब होता है नोक झोंक, सास बहू करती है ना, मियाँ बीवी करते हैं जो, है ना, वो उस तरह की क्विबल बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट। कह रहा है एक नोक झोंक भी है, एक डिस्प्यूट भी है डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ से, अमीर देशों की तरफ से। इनका क्या डिस्प्यूट है भाई, दैट मेजर एमिटर्स सच एज चाइना एंड इंडिया विच आर लार्ज इकोनॉमीज एंड मेजर पोल्यूटर्स मस्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूट। इनका ये कहना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ने वाले देश चाइना और इंडिया सच में जो कि हैं, यूएस नंबर 1 चाइना, फिर यूएस, फिर इंडिया। कह रहा है जी जो ये एमिटर्स हैं जो कि लार्ज इकोनॉमीज भी हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और मेजर पोल्यूटर भी हैं, कह रहा है इनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस फंड के अंदर। हमें मिलेगा नहीं बल्कि हमें देना होगा। अमीर देश ये बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़े हो चुके हैं, अब ये काहे के गरीब हैं, है ना। तो इस तरीके से एक झगड़ा नोकझोंक चाइना इंडिया को लेकर के भी चलता है। क्विबल की वर्ब है इस, एमिटर्स की वर्ब है मस्ट कंट्रीब्यूट, विच की वर्ब है आर। हंसी की बात यह है $100 बिलियन पे झगड़ा हो रहा है। यूक्रेन को अभी तक $450 बिलियन के आसपास जो है हथियार दिए जा चुके हैं अमेरिका से, और इसराइल पे $250 बिलियन खर्चा कर चुका है यूएस, है ना। मतलब ये 7 सालों का खर्चा 2 वॉर्स में जो यूएस ने झोंक दिया है, 7 सालों का ये खर्चा अमेरिका उठा सकता था, अकेला उठा सकता था। कह रहा है जी इट इज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट दिस NCQG विल बी अ मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन बाकू। ये बड़े स्केल पे एक्सपेक्टेड है कि ये NCQG का गोल है, इसको मेजर पॉइंट होगा डिस्कशन का, ये सेंटर स्टेज होगा डिस्कशन में बाकू के अंदर, अजरबैजान में। इस बार इस पर खूब अच्छे से बातचीत होगी। कह रहा है जी अनदर इशू ऑफ इंपोर्ट इज कार्बन मार्केट्स। कह रहा है एक और इशू है इंपोर्ट का। इंपोर्ट का मतलब यहाँ पे आयात नहीं है, इंपोर्ट का मतलब है इंपॉर्टेंस। कह रहे एक और मुद्दा है और बड़ी इंपॉर्टेंस वाला, वो है कार्बन मार्केट्स का। दैट हैव फॉर लॉन्ग बीन टाउटेड एज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। ये वही कार्बन मार्केट्स हैं जो लंबे वक्त से टाउट की गई हैं, एडवर्टाइज की गई हैं, प्रमोट की गई हैं सोल्यूशन के तौर पे या हल के तौर पे प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस का, फाइनेंस की प्रॉब्लम का। तो कार्बन मार्केट एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑन पेपर, इससे सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा पैसा लेन देन का, ठीक है। इस पे लेकिन बातचीत नहीं हुई है, इसको चलाएंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे इसको, अभी तक इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ये इशू भी इंपोर्ट का है, इस बार इस पे बातचीत हो सकती है। इशू की वर्ब है इज, दैट आया मार्केट्स के लिए, दैट की वर्ब है हैव बीन टाउटेड। टाउट करना, किसी चीज को चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के एडवर्टाइज करना। जैसे वो गली में बेचने वाले नहीं आते सब्जी वगैरह और कुछ इस तरह का सामान, लाउड स्पीकर लगा के आजकल बोलने लगे हैं, तो वो टाउट कर रहे होते हैं अपने सामान को, चिल्ला के हाइप कर रहे होते हैं। कह रहे जी रिच कंट्रीज और कंपनीज फिनेंस काउंटर पार्ट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब ये बता रहा है कार्बन मार्केट क्या है। अमीर देश या कंपनियां जो हैं वो फिनेंस करेंगी, पैसा देंगी अपने काउंटर पार्ट्स को। अमीर देश किसी गरीब देश को, अमीर कंपनी किसी गरीब कंपनी को। और कहाँ पे, डेवलपिंग वर्ल्ड में, विकासशील देशों में। और क्यों देंगी भाई, फिनेंस करेंगी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, क्लीन एनर्जी के जनरेशन के लिए, सोलर और विंड पावर के लिए। एंड कार्बन ऑफसेटिंग मेजर्स, ऐसे मेजर्स के लिए जिससे कार्बन को ऑफसेट किया जा सके, धुएं की भरपाई की जा सके। जैसे पेड़ ज़्यादा लगा लो, धुआं भी छोड़ लो और एक्स्ट्रा पेड़ भी लगा लो, तो कार्बन ऑफसेट हो गया ना। तो कह रहा है ये काम अमीर देश करेंगी। और क्या लेंगी इसके बदले में भाई, मुफ्त में थोड़ा ना करेंगी ये काम, ये पैसा ये गरीब देशों कंपनियों को देंगे। एंड गेन ट्रेडेबल क्रेडिट्स, और इनको गेन करेंगे, इनको मिलेंगे ट्रेड किए जा सकने वाले क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट इनको मिल जाएगा। फिर वो कार्बन क्रेडिट ये बाजार में बेच दें,
है ना, गरीब देश को पैसा भी इन्होंने दिया और कार्बन क्रेडिट खरीदा और उसको बाजार में बेच दिया। तो इस तरीके से एक जो है ना सिस्टम बने। चलिए, कंट्रीज और कंपनीज की वर्ब है फाइनेंस, काउंटर पार्ट यानी समकक्ष बराबर वाला, कंट्री का काउंटर पार्ट कंट्री, कंपनी का काउंटर पार्ट कंपनी। ऑफसेट करना, सेट ऑफ करना, बराबर करना, काउंटर बैलेंस करना। कंपनीज और कंट्रीज की दूसरी वर्ब है गेन, दे फाइनेंस एंड देन गेन ट्रेडेबल क्रेडिट्स। कह रहे जी हाउ एवर स्पेसिफाइंग द रूल्स ऑन हाउ दिस इज अकाउंटेड फॉर इज अ वैक्सिंग प्रॉब्लम। कह रहा है लेकिन स्पेसिफाई करना रूल्स का इस चीज़ पे कि कैसे इसकी अकाउंटिंग फॉर होगा, कैसे इसकी हिसाब किताब होगा, वो कार्बन क्रेडिट कौन बनाएगा, कौन छापेगा, कहाँ बिकेगा। कह रहा है ये सब जो है ना ये एक वैक्सिंग प्रॉब्लम है, चिढ़ाने वाली, फ्रस्ट्रेट करने वाली, अनोय करने वाली समस्या है ना, इसका सोल्यूशन हमें नहीं मिला। चलिए, वैक्सिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्पेसिफाइंग इस जीरेंट की वर्ब है इज, दिस की वर्ब है इज अकाउंटेड, अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ का हिसाब करना। कह रहा है द हॉलमार्क ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशंस इज दैट दे आर अरीनाज ऑफ ग्लैडिटोरियल लीगलीज। कह रहा है जो हॉलमार्क है, जो ट्रेडमार्क है, जो निशान है क्लाइमेट निगोशिएशंस का, क्लाइमेट पे होने वाली बातचीत का, वो ये है आजकल कि ये सब के सब जो बातचीतों के ग्राउंड हैं, बातचीत के जो कमरे हैं, ये अरेनाज हैं, ये मैदान हैं ग्लैडिटोरियल लार्गीज के। देखिए, ग्लैडिएटर आपको पता है लड़ाका, ग्लैडिटोरियल मतलब लड़ाके भरी, लीगलीज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स हों, जार्गन्स हों। तो इन मीटिंग्स में कुछ नहीं होता, हर कंट्री अपनी अपनी तरफ से बड़े बड़े वर्ड जो है फेंक देती है क्लाइमेट को लेकर के, एम्बिशियस टारगेट्स है ना, कार्बन न्यूट्रल, इस तरह के बड़े बड़े वर्ड। बस यही इसका हॉलमार्क है इन मीटिंग्स का, सब अपनी अपनी बोल के बक्के चले जाते हैं। कह रहे जी वेयर द स्टेटेड गोल ऑफ रिड्यूसिंग एमिशंस सीम्स टू स्ट्रेच फर्दर बियॉन्ड रीच। जहाँ पे जो स्टेटेड गोल है, जो कहा जाने वाला गोल है रिड्यूस करने का एमिशंस को, वो दिखाई देता है कि वो स्ट्रेच हो रहा है, वो लंबा होता जा रहा है, फर्दर आगे आगे हमारी रीच से बाहर। तो काम कुछ नहीं होता, सब अपनी अपनी बड़ी अंग्रेजी झाड़ के चले जाते हैं, ग्लैडिएटर बन जाते हैं इस अखाड़े के अंदर, और लीगलीज अपनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को फेंक करके भाग जाते हैं, और जो काम करने का है वो काम आगे से आगे खिसकता जा रहा है। यही हॉलमार्क है इन मीटिंग्स का। बड़ी पावरफुल लाइन है ये, अगर आप इसका मीनिंग निकाल पाए तो, है ना। हॉलमार्क की वर्ब है इज, दे की वर्ब है आर, स्टेटेड गोल की वर्ब है सीम्स। लीगलीज का मतलब होता है बड़ी बड़ी भाषाएं, मैंने आपको बताया जो भी। कह रहा है इट इज टाइम दैट कॉन्क्रीट एक्शन टेक सेंटर स्टेज। वक्त आ गया है कि मजबूत और ठोस एक्शन जो है वो सेंटर स्टेज ले, वो सबके फोकस में आए, वो सबसे बड़ा पॉइंट हो। ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैं आपको पढ़ के सिखा रहा हूँ, आपके मन में कभी कभी आता होगा सर ये कला मुझे भी सीखनी है, आपने भी सिखाया, पर कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। रीडिंग से आएगी, रेगुलर रहो क्लासेस में। जिन बच्चों के 150-200 एडिटोरियल्स हो गए हैं, एक बार उनसे बात करो, आपको अपने आप अपना एक्सपीरियंस वो बता देंगे। शुरू में सबको कॉम्प्लेक्स लगता है, मेरे शायद 2000 एडिटोरियल्स हो गए, है ना। जब आपके 2000 होंगे शायद आप मुझसे भी अच्छा पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन 200-250 एडिटोरियल काफ़ी होते हैं अगर आप 80-90% भी अगर आप जो है अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं। बाकी फुल कोर्स डिज़ाइन हो रहा है, एसएससी बैंक और यूपीएससी वालों का तो ऑलरेडी चल रहा है, एसएससी बैंक के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए, जिसमें ग्रामर का फाउंडेशन बैच चलेगा। ये एक एक चीज़ कैसे पढ़नी है सिस्टमैटिक तरीके से आपको कोर्स में कवर कराएंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, सारा टाइम मेरा कोर्स में निकल रहा है आजकल सुबह से रात तक। चलिए अब आते हैं अपने क्विज पे बिना देरी के। पैरा जंबल का सेट है भाई साहब, वीडियो को करना है पॉज, खुद से एक बार ट्राई देनी है। मेंस लेवल का है ये, बैंकिंग का पीओ लेवल का, क्योंकि इसमें कोई सीधा सीधा आंसर नहीं बन रहा। फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलो, आई होप सभी बच्चों ने खुद से एक बार ट्राई दी होगी। मीनिंग तो आपने निकाल ही लिए इनके। देखो जी, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ढूंढनी है जिससे इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को आप ओपन कर सको। और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बनेगी जो है नंबर 3, लीडर्स बहुत जल्दी गैदर होंगे बाकू में ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करने के लिए। अब ये क्यों बनेगी, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट्स में देख लो, कोई ना कोई जो है लूज एंड है। लूज एंड मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिस एनुअल इवेंट, कौन सा एनुअल इवेंट, पहले एनुअल इवेंट बताया जाए फिर ये स्टेटमेंट आए, तो ये स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट नहीं बन सकती। ठीक है, फोर्थ में देखो दीज टॉक्स, कौन सी टॉक्स,
पहले टॉक्स के बारे में बताओ फिर लिखो ये वाला सेंटेंस, तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं बन सकता। ये जो देख रहे हो आप क्लाइमेट टारगेट्स, ये टारगेट कहाँ से आए? आउट ऑफ रीच हो गए, ठीक है, लेकिन आए कहाँ से? मतलब कहने का मतलब बाकी तीनों स्टेटमेंट्स में लूज एंड्स हैं, थर्ड स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें कोई लूज एंड नहीं है, ओपनिंग स्टेटमेंट है, बाकू में सारे लीडर्स मिलेंगे। अब देखो इस लीडर्स में जो मीटिंग होगी इससे दो क्लूज आपको मिले। यहां लिखा हुआ है दीज टॉक्स और यहां लिखा हुआ है दिस एनुअल इवेंट। या तो आप थर्ड के बाद में फर्स्ट को रख दें या आप थर्ड के बाद में फोर्थ को रख दें, दोनों में से जो आपको सही लगे आप रख सकते हैं। अब इनको दोनों को पढ़ के देखते हैं अपने ज़्यादा सेंस कौन सा बन रहा है, थर्ड का या फोर्थ का, है फोर्थ का या फर्स्ट का। फर्स्ट में लिखा हुआ है ये एनुअल इवेंट एम करता है कि इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को असेस और रिफाइन करेगा। फोर्थ में लिखा हुआ है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है डेवलपिंग नेशंस के, वो बना हुआ है एक अनरिजॉल्व इशू इन दीज टॉक्स में। फर्स्ट वाला देख रहे हो, फर्स्ट वाला इसके मोटो को बता रहा है, ऑब्जेक्टिव को बता रहा है, क्यों मिलेंगे ये मिलेंगे ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करने के लिए, और इवेंट का एम है कि इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को डिफाइन किया जाए। समझ पाए? ये थर्ड से जो फर्स्ट है बहुत नज़दीक है, दोनों में आपको मोटो बताया गया और ये दिस एनुअल इवेंट से ये इनका मिलना वाला जो है कनेक्टेड बैठ भी गया। फोर्थ वाला उतना कनेक्टेड नहीं हो रहा, इसलिए इसको मैं फर्स्ट के बाद रखूंगा। इन टॉक्स में ये झगड़ा जो है हमेशा से बना हुआ है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट। समझ गए? तो थर्ड, फिर आपने मोटो बताया फर्स्ट में, फिर झगड़ा बताया इन टॉक्स का फोर्थ में, बच गया लास्ट में टू आपको अंत में रख देना है। तो वैसे 3, 1, 4 जैसे ये कॉम्बो आपका बने, आप ऑप्शंस देखें और अपना आंसर चूज करें, है ना। चलो, मुश्किल था, सीधे सीधे नहीं हो सकता, 10 में से 8 ही सही कर पाओगे। ऐसे 2 जो है मेरे जैसे टीचर्स के भी गलत हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है जी व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द फ्रेज अरेनाज ऑफ ग्लैडिटोरियल लार्गीज, और जो लिगलीज, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, क्या इससे कहना चाह रहा था जो है हमारा ऑथर। आराम से पॉज करके पढ़ लो, बहुत आसान है भाई। इनमें बड़ी बड़ी बातचीतें होती हैं, सिर्फ ग्लैडिटोरियल लीगलीज होती है, बातचीत के बाद कुछ एक्शन नहीं होता। तो इसमें लिखा हुआ है लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैव कॉम्प्लिकेटेड क्लाइमेट एग्रीमेंट्स विदाउट सब्सटेंशियल प्रोग्रेस। ठीक है ना, लीगल आर्ग्यूमेंट हो रही है, बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं फेंके जा रहे हैं। ना तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, ना ये डिमांडिंग है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात भी नहीं है, ये बात जो है इससे कन्वे हो रही है। प्राइमरी पर्पस क्या है इस पैसेज का, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, क्या थीम है इस आर्टिकल की। ये वाला बहुत आसान है, आर्टिकल की थीम ये है जी, कॉन्क्रीट एक्शन को एम्फसाइज किया जाए बातचीत करने के बजाय, बस यही तो थीम है ना। चलो अब आ जाओ अपने वोकैब के क्वेश्चंस पे, कॉलम्स को मैच कर लो वीडियो को पॉज करके। करना है, बेशरम नहीं बनना, देखते रहना मेरा मुंह, ऐसा मत करना भाई, मैं ही बना रहा हूं ये, मैं ही आंसर करवा दूंगा तो आप क्या सीखोगे। हडल का मतलब होता है मीटिंग, सी से कनेक्ट हो जाएगा। लोथ का मतलब होता है अनविलिंग, अनविलिंग को रिलक्टेंट बोलते हैं, डी से कनेक्ट हो जाएगा। ऑफसेट यानी काउंटर बैलेंस करना, बी से कनेक्ट हो जाएगा। लीगलीज यानी कॉम्प्लिकेटेड यूज ऑफ जार्गन्स, ए से कनेक्ट हो जाएगा। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी और ये एरर्स आपको खुद से ढूंढनी है। ये जो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं 5 क्वेश्चंस का, इसी के साथ में इन 3 क्वेश्चंस को भी रखें, 6, 7 और 8। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए आपके होमवर्क के, अपने आंसर्स को पोस्ट करो, अपने मार्क्स को बताना आउट ऑफ 8 कितने मिले। कमेंट सेक्शन खुला है आप सभी के लिए। चलिए कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। पूरी जिन बच्चों ने क्लास देखी पीडी लिख दिया करो सर, पूरा देखा और सब समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा तो पीडीआई लिख दिया करो सर, पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा, समझ भी आया। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है ताकि ऐसे आर्टिकल्स को बार बार लाया जा सके। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।